Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesterday we discussed about new trades, new employments, new services. जो कि हमने कल बात की उन चीज़ों के बारे में। फॉरेस्ट लॉज के बारे में हमने बात की, कैसे फॉरेस्ट लॉज ने इफ़ेक्ट किया लोगों की ज़िंदगी पे। कुछ लोगों को बेनिफिट हो गया उससे, कुछ लोगों का नुकसान हो गया। और कैसे जो कमर्शियली ट्रेड कर रहे थे फॉरेस्ट में, जो रहते थे फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट के पास में रहते थे, वो कैसे ट्रेड करते थे, फिर कैसे रोका गया, क्या पनिशमेंट्स दी गई, वो हमने सब कुछ डिस्कस किया है ऑलरेडी। उसके बाद हमने कल पढ़ा कि कैसे नए एम्प्लॉयमेंट्स आ गए, क्या क्या फ़ायदे आ गए, क्या नुकसान हो गए, कैसे इंडिया में जो है ब्रिटिशर्स के टाइम पे कितना इफ़ेक्ट हो गया। वो सब चीज़ें हमने कल पढ़ी कि लोगों को कैसे, इंडिया के लोगों को इन्होंने जो इसके अगेंस्ट हो गए, उनको कैसे ब्रिटिशर्स ने अपनी कंपनीज इंडस्ट्रीज़ में काम पे लगा दिया। वो सब चीज़ें हमने कल पढ़ी। आज हमें पढ़ना है रिबिलियन इन फॉरेस्ट, जिन्होंने लड़ा इसके खिलाफ, जो रिबिलियन थे, जो लोग इसके अगेंस्ट थे, जो नए फॉरेस्ट के लॉज के अगेंस्ट थे, जिनकी वजह से लोगों पे इफ़ेक्ट पड़ गया। क्योंकि फॉरेस्ट लॉज इक्वल नहीं थे, बाइस्ड थे वो लोग, उन्होंने 22 लॉज बनाए थे। तो जो रिबिलियन थे, जैसे आज़ाद पसंद लोग कहेंगे हम, रिबिलियन होता है जैसे हम बात करेंगे इंडिया में चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने आज़ादी के खिलाफ लड़ा। गांधी जी को हम बोल सकते हैं, भगत सिंह, इनके बारे में हम बात करते हैं, वो भी रिबिलियन ही थे। वैसे ही रिबिलियन इन फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट के लॉज के खिलाफ थे लोग, जिन्होंने फॉरेस्ट लॉज के अगेंस्ट जाके स्टेप उठाए, जो भी कम्युनिटीज़ थे जिन्होंने अगेंस्ट हो गए फॉरेस्ट, जो भी लॉज इम्पोज किए गए थे फॉरेस्ट की तरफ से, जो बाइस्ड लॉज थे, मतलब जो लॉज लोगों के कहीं हद तक बेनिफिट थे ही नहीं, जिनसे सिर्फ गवर्नमेंट का, जो वहाँ पे रूलर्स थे, उनका फ़ायदा था, आम लोगों का फ़ायदा था ही नहीं। वही चीज़ हम पढ़ेंगे रिबिलियन इन फॉरेस्ट, उसी चीज़ के हम बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में क्या रिबिलियंस थे, कौन कौन रिबिलियंस थे, किस स्टेट में, किस जगह पे, किस डिस्ट्रिक्ट में, कितने रिबिलियंस, कैसे उन्होंने लड़ा, कितनी मूवमेंट तेज चली, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया में बहुत जगहों पे और पूरी दुनिया में फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ रिबेल्ड। जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज थे, जो फॉरेस्ट के अंदर लोग रहते थे या फॉरेस्ट के नज़दीक में रहते लोग थे, जिनको फॉरेस्ट के बारे में ज्ञान था, उन लोगों ने क्या किया, वो अगेंस्ट हो गए। किस चीज़ के अगेंस्ट हो गए? पूरे वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी कहीं स्टेट्स, कहीं डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी थी जहाँ पे ये इनके लाज के अगेंस्ट लोग होने शुरू हो गए, जिन्होंने तहरीक एक उठाई इस चीज़ के लिए। द चेंजेस दैट वर बीइंग इम्पोज्ड ऑन देम, वो चेंजेस, वो तब्दीलियाँ जो उन पे लागू की गई थी फॉरेस्ट लॉ के द्वारा, उन चीज़ों के अगेंस्ट वो तब्दीली लाना चाहते थे। उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई, फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ बन गए, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, एक ग्रुप बन गया। उन्होंने इसके अगेंस्ट नारेबाजी शुरू की, प्रोटेस्ट किए इस चीज़ के बारे में कि जो भी इम्पोज लॉ हुए हैं वो सही नहीं है, वो बाइस्ड है, हमारे अगेंस्ट है वो चीज़ें। The leaders of these movements against the British like Sindhu and Kanu. इंडिया में क्या था? इंडिया का ब्रिटिश का रूल था, मैंने आपको कल भी बताया, कल भी पढ़ाया आपको, कॉलोनियल रूल था। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपने जो लॉज बनाए थे वही इम्पोज कर रहे थे। लोगों को, यहाँ के आम लोगों को दबाया जा रहा था। तो क्या हुआ कि यहाँ पे एक मूवमेंट शुरू हो गई। कुछ मोमेंट्स की एग्जांपल दी गई है जो ब्रिटिश के खिलाफ थे, जिन लोगों ने की थी, उनमें से कुछ लोगों का नाम भी जिक्र किया गया है वे इस बुक में, जैसे सिद्धू एंड कानू, सिद्धू एंड कानू इन द सेंथल प्रोग्राम्स पेरगामास। जो ये सिद्धू और कानू थे, जो सेंथल परगनास में रहते थे, बिरसा मुंडा ऑफ छोटा नागपुर,
ये छोटा नागपुर में एक जगह है जहाँ पे बिरसा मुंडा है, तहसील होगा। तो उस जगह में जो विलेज है संथल परगनास वहाँ पे जगह है। वहाँ पे दो लोग थे, सिद्धू और कानू। उन्होंने ये छोटा नागपुर में शुरू की ये रेबिलियन मूवमेंट। और अलूरी सीताराम राजू ऑफ आंध्र प्रदेश से एक उभर के आया अलूरी सीताराम राजू, जिन्होंने इस फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट या जो नए फॉरेस्ट लॉज आ गए थे जिनसे लोगों पे असर पड़ रहा था, लोगों की लाइफ पे असर पड़ रहा था, उनके खिलाफ एक स्टैंड लिया, उनके उनके खिलाफ प्रदर्शन किया उन्होंने। और स्टिल रिमेम्बर्ड टुडे इन सॉन्ग्स एंड स्टोरीज। वो लोग अभी भी याद किए जाते हैं, गानों के ज़रिए या कहानियों के ज़रिए उनको याद किया जाता है। किनको? सिद्धू और कानू जो छोटा नागपुर से, या आलूरी सीताराम राजू जो आंध्र प्रदेश से, उनको अभी भी याद किया जाता है। गानों के ज़रिए उनको याद किया जाता है, कहानियों के ज़रिए उनको याद किया जाता है। We will now discuss in detail one such rebellion which took place in the kingdom of Bestar in 1910। अब हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो सबसे बड़ी तहरीक उठी, जो सबसे बड़ी हजूमा जो लोगों का उठा। किसके खिलाफ उठा? किंगडम ऑफ बस्तर के खिलाफ 1910 में बहुत बड़ी तहरीक शुरू हो गई। तो हमने देखा कि ब्रिटिशर्स तो यहाँ पे जुल्म कर ही रहे थे, उन्होंने अपना काम कर दिया था। वो चाहते थे कि हम सिविलाइज बनाए इंडिया को और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ख़त्म कर दिया इंडिया में। तो वहाँ वो यहाँ से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे थे अपने एरिया में, अपने मुल्क में। वो यहाँ पे चीज़ों को लूटे जा रहे थे, फॉरेस्ट को ख़त्म किए जा रहे थे। वरना हम ऐसी स्टेट्स पे देखेंगे, अभी भी कुछ स्टेट्स ऐसी है, अभी भी कुछ चीज़ें इंडिया में ऐसी है जो मोनूमेंट्स हैं, जिनको देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं, तरसते हैं। यहाँ पे ऐसी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, यहाँ पे सब कुछ है अवेलेबल इंडिया में, सब कुछ अवेलेबल था। लेकिन बहुत चीज़ें उन्होंने डिस्ट्रैक्ट कर दी, ख़त्म ही कर दी, एक्सटेंड ही कर दी इंडिया में अपने बेनिफिट के लिए। तो वही चीज़ है, जैसे नए फॉरेस्ट लॉज आ गए कि कौन काम कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। ट्रेडर्स को जब हमने कल पढ़ा कि रबर की डिमांड बढ़ गई, तो लोगों ने मिकास जो अमेज़न फॉरेस्ट में वो बना रहे थे, उन्होंने वो छोड़ के रबर पे काम करना शुरू कर दिया, रबर को कल्टीवेट कर दिया, ये वाइल्ड रबर के ट्रीज पैदा करने शुरू कर दिए। उनका बिजनेस ट्रेडर्स पे ही डिपेंड था। उनका अपना जो ट्रेडिशनल कल्चर था वो ख़त्म हो गया। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे भी वही चीज़ की, यहाँ पे भी उन्होंने ख़त्म कर दिया कि लोगों को गलत राह पे पहुँचा दिया, उनको झूठी कहानियाँ सुना दी, उनको डरा के उनको बताया कि कल्टीवेटर्स को बताया आप पे खतरा है वाइल्ड लाइफ का, आप टाइगर्स को किल करना है। जैसे हमने देखा कैसे ख़त्म होने लगे टाइगर्स, वोल्व्स और लिपर्ड्स। आज भी इंडिया में उस चीज़ का इफेक्ट दिख रहा है हमें। जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे काम किया उस चीज़ का अभी भी इफेक्ट दिख रहा है हमें। तो हम पढ़ेंगे जो सबसे बड़ी मूवमेंट आ गई आज़ादी की इस चीज़ में। किस चीज़ की आज़ादी? फॉरेस्ट की आज़ादी में। जो इन्होंने नए लॉज बनाए थे जो बहुत ही गलत लॉज थे, जो बाइस्ट लॉज थे, उनको ख़त्म करने के लिए एक तहरीक एक चली 1910 में बस्तर में। बस्तर किंगडम एक है, बस्तर BASTAR बस्तर एक किंगडम था 1910 में, आंध्र प्रदेश का है ये। तो वहाँ पे एक मूवमेंट चली, तहरीक चली। बस्तर इज लोकेटेड इन द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। जो बस्तर है ये छत्तीसगढ़ में लोकेट है, साउथर्न पार्ट में, साउथर्न साइड में, उसके साउथ के साइड में छत्तीसगढ़ में एक बस्तर जगह का नाम है। एंड बॉर्डर्स ऑफ आंध्र प्रदेश, और इसके नज़दीक में बॉर्डर्स पड़ते किसके? आंध्र प्रदेश के, उड़ीसा के और महाराष्ट्र के। तो ये साउथर्न पार्ट में छत्तीसगढ़ के लोकेट है बस्तर, और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर इसके नज़दीक पड़ता है, उड़ीसा को और महाराष्ट्र का बॉर्डर इसके नज़दीक में पड़ता है। तो द रिवर इंद्रावती विंड्स अक्रॉस बस्तर ईस्ट टू वेस्ट। और रिवर जो है इंद्रावती, उसकी उसकी वो रिवर जो है इंद्रावती रिवर जो है, उसकी विंड्स जो है, लहरें जो है, वो ईस्ट टू वेस्ट बस्तर के आती है। एंड नंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ लिव इन बस्तर।
बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग, बहुत सारे किस्म के लोग वहाँ पे बस्तर में रहते थे, सच एज माशिया एंड मुरिया गॉन्ड्स। माशिया और मुरिया गॉन्ड्स सच में दुरावास, बतरास एंड हलबास, ये कम्युनिटीज़ वहाँ पे बिलोंग करती थी, इनकी वो जगह थी। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस बट शेयर कॉमन कस्टम एंड प्लेस। वो जितने भी कम्युनिटीज़ है जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो बस्तर में थे जब वहाँ पे ये रेबिलियन लहर उठी 1910 में, वहाँ पे बहुत किस्म के लोग रहते थे। हमने देखा कि वहाँ पे माशिया एंड मौर्य काउंट्स रहते थे, दुर्वास रहते थे, बतराज रहते थे, अलबास रहते थे। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों की जो लैंग्वेज थी, उनका जो बोलने का तरीका या बोल चाल थी, जो उनकी ज़ुबान थी, वो अलग अलग थी, लेकिन वो कॉमन शेयर करते थे क्या, कस्टमर्स और बिलीव्स। उनका एक ही सोच थी, एक ही यकीन था उनका, जिस पे वो सब थे। लैंग्वेज अलग थी, लैंग्वेज वॉज डिफरेंट, बट दे शेयर कॉमन कस्टम्स एंड बिलीव्स। ऐसे याद रखना है आपको। द पीपल ऑफ बस्तर बिलीव दैट ईच विलेज वॉज गिवन इट्स लैंड। बस्तर के लोगों को, उनको ये अपनी जगह पे यकीन था कि जो जो भी विलेज यहाँ पे है, उसको एक ज़मीन दी गई है, लैंड दी गई है बाय द अर्थ। अर्थ ने उसको लैंड दी है, लैंड प्रोवाइड किया है अर्थ ने उसको। किस चीज़ के लिए? एंड इन द रिटर्न दे लुक आफ्टर द अर्थ। और बदले में उनको जो ज़मीन मिली है, उनको अर्थ ने जो उनको दिया है, जो गॉड ने उनको दिया है रहने के लिए जगह दिया है, जो भी दिया है, तो इन रिटर्न में उसके बदले में उनको इस चीज़ का ख्याल रखना, ज़मीन का ख्याल रखना है, अर्थ का ख्याल रखना है, बाय मेकिंग सम ऑफरिंग्स। कुछ देना है ज़मीन को बदले में वापस, वहाँ रहने के लिए एक किस्म का किराया समझो आप। वो सोचते थे कि हम यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं। एट ईच एग्रीकल्चर फेस्टिवल, हर फेस्टिवल के दौरान हर एग्रीकल्चर फेस्टिवल के दौरान जो भी उनका एग्रीकल्चर फेस्टिवल होता था, उनको कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ता था अर्थ को। तो यही हमने पढ़ा, रिबिलियन इन फॉरेस्ट कैसे आया। ये तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस बात है। जब बाइस्ड होंगे, जब आपको जो चीज़ें मिल रही है, आपको इक्वलिटी नहीं मिल रही है, आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, आपको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको फ्रीडम स्पीच नहीं मिल रहा है, आपको अपने बोलने का हक नहीं दिया जा रहा है, आपकी बात रखने का हक नहीं दिया, आप रिबिलियन बनोगे, आप उसके अगेंस्ट तो जाओगे ना, जो गलत है वो उसके अगेंस्ट जाओगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हमें दिखने को मिली कि इंडिया में और बहुत सारे मुल्क ममालिक में ऐसी चीज़ें होने लगी, क्योंकि लोगों ने खिलाफ वर्जी की, उन्होंने वो खिलाफ हो गए, खिलाफत की उन्होंने, कि यहाँ पे जो भी लाज इम्पोज किया है वो गलत है। आधे लोगों को बेनिफिट है, आधे को नहीं है। जैसे हमने देखा, कल भी पढ़ा, मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर जब यहाँ पे आए तो उन्होंने रिवार्ड्स देना शुरू कर दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही ख़त्म कर दिया, डिफॉरेस्टेशन। उन्होंने कुछ हंटिंग के लिए कुछ फॉरेस्ट्स रख दिए, जहाँ पे हंट करना है उन्होंने अलाउ कर दिया, लेकिन खुद के लोगों को और महाराजाओं को, खुद को तो उन्होंने ख़त्म ही कर दिया था ना। यहाँ के लोगों को, जो आम गरीब लोग थे, गरीब जनता जो थी, उनको ख़त्म किया था। तो तब भी रिबिलियन थे, तब भी ऐसे लोग थे जो लड़ते थे, इसके गलत के खिलाफ लड़ते थे। तब भी सिद्धू और कानू थे, जो छोटा नागपुर से थे। आलू सीताराम राजू थे, जो आंध्र प्रदेश, जिनको अभी भी याद किया जाता है अपने गानों में, अपने कहानियों में हम याद करते हैं। इस वक्त भी एक उनके बारे में हमने पढ़ा, तो उनको अभी भी याद किया जा रहा है ना। तो अच्छी चीज़ें याद रखने के लिए ही होती है। We discuss each and every time the good things, not the bad ones. हम बैड एग्जाम्पल को तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी को कोई नसीहत देनी हो। वी विल नॉट डिस्कस इन डिटेल वन सच रेविलियन। जो हमने अभी भी देखा कि हम उसी चीज़ के बारे में तो डिस्कस कर रहे हैं कि बस्तर जो जगह है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे लोगों ने कैसे इसके खिलाफ लड़ा,
और डिफरेंट लैंग्वेज होने के बावजूद वो उनका कॉमन बिलीफ था, कॉमन कस्टमर्स थे उनके, एक सोच थी, एक नज़रिया था। तो फॉरेस्ट्स को ख़त्म करने वाले हम ही लोग तो है, हम में से है। तो वो लोग अभी भी हम देखते हैं कि इतना इनजस्टिस हो रहा है, फॉरेस्ट लॉज को अच्छे से नहीं निभाया जाता है। तो ये चीज़ हमने आज पढ़ी, रिबिलियन इन द फॉरेस्ट। आज 24 डेट था, तो आज हमने ये सब टॉपिक क्लियर कर दिया। इसके बारे में अभी और भी पढ़ना है, डिस्कस करना है, हम इंशाल्लाह कल करेंगे इसके बारे में डिस्कस। बट आप साथ साथ पढ़ा कीजिए ये सब चीज़ें, खुद भी एक रिवीजन किया कीजिए, आगे भी पढ़िए। अगला टॉपिक जो हमारा है उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ के रखिए, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए मेरी बात को समझना। और जहाँ पे मैं नहीं बोल पाऊँ या मैं भूल गया कुछ बोलना, आप वहाँ पे बोल सकते हो, मुझे टेक्स्ट करते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो आप टेक्स्ट। ग्रुप में हमने आपको जो रखा है, आप वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, डिफ़िकल्टीज फील कर रहे हो, आप बता सकते हो हमें। हैव अ ग्रेट डे। तो अभी आपके डेट शीट भी निकले, पेपर्स भी कल इंशाल्लाह होंगे। तो देखते हैं हमारा पेपर कब होगा, तो तब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।